एक्सचेंज में पहले समझो कि फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है, इसकी जरूरत क्यों है। ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज इन बैंक्स रेफर हाउ अ बैंक कन्वर्ट्स द करेंसी ऑफ वन कंट्री टू अनदर करेंसी। ठीक है, ये जो बैंक में फॉरेन एक्सचेंज का मतलब ये हुआ कि बैंक अब कैसे कन्वर्ट करती है एक करेंसी ऑफ एक कंट्री से दूसरे कंट्री के करेंसी से, ये इंश्योर करती है। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब एक्सचेंज करती है। अच्छा, ये बैंक ही क्यों करती है, और भी तो करती है। तो फॉरेन एक्सचेंज में आप जैसे आप मनी एक्सचेंज के एक्सचेंजर के पास जाएंगे तो वहां पे क्या होता है कि अल्टीमेटली वो जो करेंसी है वो बैंक के पास ही आता है, बैंक को ही करना है, वो भी उनका भी अकाउंट बैंक में रहता है और बैंक ही एक फाइनल डेस्टिनेशन है जो एक्सचेंज करके वो वापस से देती है, इसलिए यहाँ पे ये बैंक है। ठीक है, फॉरेन ट्रेड लीड्स द नीड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, वाई डू वी नीड फॉरेन एक्सचेंज, सिंस वी हैव अ फॉरेन ट्रेड। अब कोई बंदा यहाँ पे यूएस से हम लोग का एक्सपोर्ट होता है, बहुत सारी चीजें हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं यूएस में, बहुत सारी चीजें जो होता है वो हम लोग इंपोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों करते हैं। से कि हम लोग ना इंटेल का चिप्स ये क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं इंडिया में। ठीक है, और इंडिया से हम लोग वीट भेजते हैं, सपोज करो वीट भेजते हैं, ये एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये जो डिफरेंस है, सपोज करो ये 500 करोड़ का हुआ, ठीक है, और ये 200 करोड़ का हुआ, 200 करोड़ का हुआ। तो ये जो करेंसी है कि आपको किस करेंसी में चाहिए होगा, ये इसीलिए चाहिए होगा, ये बोलते हैं मुझे आप डॉलर में चाहिए, डॉलर में चाहिए, क्योंकि ज्यादातर चीजें जो ट्रेड होती है वो डॉलर में होती है। तो ये इसका एक अपना एक डोमिनेंस है फॉरेन एक्सचेंज में, इसलिए इसमें डॉलर में होती है। तो एक्सचेंज हर कंट्री में होती है, मोस्टली डॉलर में ज्यादा डोमिनेंट है। ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में भी, जीबीपी में भी होती है। ठीक है, तो बहुत सारी हैं, यूरो है, बहुत सारी चीजें हैं, जापानीज येन है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो बिजनेस है, जो फॉरेन ट्रेड है, इसके कारण ही हम लोग को फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ट्रांजेक्शन इन फॉरेन ट्रेड कैन बी कंडक्टेड इन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स और थर्ड कंट्रीज करेंसी। ठीक है, क्लियर। एक्सपोर्टर्स प्रोवाइड गुड्स एंड इंपोर्टर्स पे फॉर दीज गुड्स, दीज पेमेंट ऑफन रिक्वायर करेंसी कन्वर्जन। यही चीज बता दिया, आगे चलो। ये बेसिक है, ये समझ लो पहले फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है, उसके बाद फिर हम लोग कैलकुलेशन पार्ट में जाएंगे। अब आ जाओ कि फॉरेक्स इज क्रूशियल फॉर सेटलिंग डेब्ट फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड, सर्विस एंड फाइनेंस। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि पूरे यूएस से ऐसे समझो कि पूरे यूएस से हम लोगों का एक पर्टिकुलर मंथ में या डे में, डे ही चलते हैं, एक पर्टिकुलर डे में के 1 बिलियन का ट्रेड हुआ, 1 बिलियन का ट्रेड हुआ, $1 बिलियन का ट्रेड हुआ। ठीक है, $1 बिलियन का ट्रेड हुआ, ये टोटल ट्रांजेक्शन हुआ। अब इसमें क्या हुआ कि एक्सपोर्ट भी है और इंपोर्ट भी है। फाइन, इसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों है। तो जैसे आप, अच्छा इसमें से जैसे क्लियरिंग, आप कभी कभी आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता है कि क्लियरिंग में जो चेक जाते हैं, चेक ट्रांजेक्शन के थ्रू इनवर्ड और आउटवर्ड में, इसका किसी को भी कॉन्सेप्ट पता है? किसी को भी ये पता है कि क्लियरिंग कैसे होता है बैंक नहीं में? सर। कोई भी यहाँ पे जो बैंकिंग में हो, जिसको पता हो कि मतलब, डज एनीवन हु नो अबाउट हाउ क्लियरिंग हैपेंस इन बैंक? किसी को भी पता है बैंक में क्लियरिंग कैसे होती है? कोई भी नहीं है, सारे लोग आप ब्रांच बैंकिंग से ही हो ना, कि अलग अलग वर्टिकल से हो? फास्ट बताओ मुझे, फिर मैं एक्चुअली एग्जांपल उसी हिसाब से फिर कोट करूंगा। डिफरेंट वर्टिकल।
हाँ, मैं एक्चुअली जब भी मैं पूछूं क्वेश्चन ना, इसका मतलब ये है कि आई जस्ट वांट टू नो कि हाउ मच नॉलेज यू हैव, एंड बेस्ड ऑन दैट आई विल गिव यू एन एग्जांपल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर वे, इन अ बेटर वे, ठीक है। तो इसीलिए मैं कभी भी आपसे पूछूं तो आप अगर जैसे आप बोलेंगे नहीं बिल्कुल नहीं जाना, तो मुझे स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा। आपको पता होगा तो फिर मैं फिर ओवरऑल बताऊंगा। तो इसीलिए मैं पूछता हूं कि कोई भी है जो यहाँ पे क्लियरिंग के बारे में जानता है। देखो, चेक के क्लियरिंग पता है आप लोगों को, ब्रांच में चेक्स आते हैं, इनवर्ड में या आउटवर्ड प्रोसेस करने के लिए आते हैं चेक्स। ये इतना पता है कि ब्रांच में आपके चेक्स आते हैं, ब्रांच बैंक यस। आप तो आते हैं। तो चलो एक चीज देखते हैं, ऐसे समझो। हाँ, ये जैसे मान लेते हैं ये एसबीआई है, ये सपोज करो कि एसबीआई है, बैंक है। अब ये बैंक है पीएनबी, पीएनबी, ठीक है। अब क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि रवि जो है, रवि यहां पे इस बैंक में क्लियरिंग डिपार्टमेंट में है, और यहां पे हेमंत ये भी क्लियरिंग डिपार्टमेंट में है। यहां पे प्रतीक जो है ये एक कस्टमर है। इसने क्या किया कि एक चेक एसबीआई का जो उसका अकाउंट, प्रतीक को है ना चेक देती है, चेक देती है से के एक चेक मिला है 10,000 का, और जो हेना है वो एसबीआई की कस्टमर है, एसबीआई की कस्टमर है, ठीक है। प्रतीक ने क्या किया, इस चेक को अपने पास लिया और पीएनबी में दे दिया। पीएनबी में रवि जो था वो क्लियरिंग में है, यहां पे चेक देखा तो अब प्रति उसको जो पैसा है, रवि ये क्या करेगा, इसको ऑडवर्ड में लॉन्च करेगा। ऑडवर्ड में क्यों ऑडवर्ड में लॉन्च करेगा, क्योंकि ये जो चेक है वो एसबीआई का है, ये चेक जाएगा एसबीआई के पास। ये जो एसबीआई के पास यहाँ पे जो हेमंत है, इसके लिए ये चेक हो गया इनवर्ड, ठीक है। और ये इसके अकाउंट से डेबिट करेगा 10,000, और ये पैसा ये पीएनबी में दे देगा। तो ये जो पैसा पीएनबी में जाएगा ना, पीएनबी में पैसा डायरेक्टली नहीं जाता, ये जाता है आरबीआई के थ्रू, आरबीआई के थ्रू जाता है। आरबीआई में सबका अकाउंट रहता है इसमें। सपोज करो कि इनको यहां से 20 करोड़ एक दिन का क्लियरिंग हुआ एसबीआई का, और इनका हुआ 10 करोड़, तो ये जो बैलेंस 1 करोड़ है ये एसबीआई के अकाउंट में इनको डालना है। समझ में आ गया? लाइक दिस, कि जब आपका ये फॉरेन एक्सचेंज क्रूशियल, जब ट्रेड होता है इंटरनेशनल और सेटिंग होता है, जैसे सर्विस, फाइनेंस, द मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स कन्वर्टिंग वन कंट्रीज करेंसी इनटू इक्विवेलेंट करेंसी ऑफ द अनदर। एवरी कंट्री टिपिकली हैज इट्स यूनिक करेंसी, ठीक है। करेंसी कन्वर्जन इज मेनली कंडक्टेड बाय बैंक्स। बैंक्स मैंने बताया क्यों, क्यों बैंक्स, क्योंकि अल्टीमेटली जो करेंसी है वो बैंक के पास ही जाता है, ठीक है। अल्टीमेटली करेंसी जो है वो बैंक के पास ही जाता है, और बैंक जो इसको है बुक कीपिंग एंट्रीज करती है, जैसा मैंने अभी एसबीआई और पीएनबी का बताया उसी तरह यहाँ पे यूएसए होगा। अब जैसे मान लेते हैं कि यूएसए में अगर इनकी बैंक नहीं है तो क्रॉसफंडिंग बैंक होगी, तो उसके बुक बैंक में जाएगा कि इतना जो करेंसी है, सपोज करो कि ये डॉलर है, तो डॉलर में आप बताएंगे कि इतना डेबिट हुआ, इतना इस बार में, और इतना क्रेडिट, आप बैलेंस बताओगे। तो अकाउंट जब आप मेंटेन करते हो तो आप इसको बुक कीपिंग एंट्रीज करते हो, चाहे वो आपका क्रॉसपॉन्डिंग बैंक हो या खुद का बैंक अकाउंट हो। तो यहाँ पे एक नॉस्ट्रो और वॉस्ट्रो करके कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये हम लोग मेंटेन करेंगे, ये हम लोग पीपीबी आएगा तब ये पढ़ेंगे हम लोग।
ठीक है, यहाँ आप बस इतना समझो कि ये जो एंट्री होती है वो बुक कीपिंग में ही होती है। ठीक है, मोस्ट करेंसी एक्सचेंज यूटिलाइज क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट, जैसे बहुत सारे क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट हैं, बॉन्ड है, सिक्योरिटीज है। इंडियन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, अब आते हैं वो ओवरऑल एक्सचेंज मार्केट समझ गए। अब एक्सचेंज रेट मूवमेंट इन इंडिया डोंट ऑलवेज फॉलो ग्लोबल ट्रेड, स्पेशली शॉर्ट टर्म वंस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लेते हैं कि कहीं टर्मोइल आता है यूएस मार्केट में या जापानीज मार्केट में, कहीं टर्मोइल आता है, टर्मोइल का मतलब है कुछ अनसर्टिनिटीज हो, इनस्टेबिलिटी हो, हाँ, क्राइसिस। क्राइसिस हो, यस एग्जैक्टली, क्राइसिस किसी तरह का आ जाए। अब वहां पे कोई टर्मोइल आया, पॉलिटिकली हो सकता है, सोशल हो सकता है, जैसे कोरोना हुआ या एक पर्टिकुलर जगह पे, तो उसका जो इम्पैक्ट है शॉर्ट टर्म के लिए इंडियन मार्केट में नहीं पड़ता है। तो इंडियन जो एक्सचेंज है ना, एक्सचेंज रेट मूवमेंट इन इंडिया डोंट ऑलवेज फॉलो ग्लोबल ट्रेंड। आप कई बार देखते होंगे कि डॉ जोन्स है वो डाउन है, निफ्टी बिल्कुल अप है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप देखते होंगे कि वो उसके हिसाब से रिएक्ट नहीं करता है, सम मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम, कभी कभी ऐसा होता है। अब ये शॉर्ट टर्म हो गया। दिस डाइवर्जन इज ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन ऑन कैपिटल फ्लो इन एंड आउट ऑफ इंडिया। इंडियन गवर्नमेंट क्या बोलती है कि आपका जो फंड है एफआईआई के थ्रू या एफडीआई के थ्रू, उसका एक कैप लगा दिया कि अगर कुछ भी हो, आप एक सर्टन लिमिट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एक सर्टन लिमिट में आप बफर टाइप का बना करके आप वापस पैसा पुल आउट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि एडवांस आप अब आज चाहें आज सारा पैसा निकाल लिया, ऐसे तो इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। तो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इंश्योर करती है कि एक कैप लगा के रखती है फॉरेन इंस्टीट्यूशन को कि आप इतने फंड को आप कब कब कैसे निकालेंगे। इसलिए ये दिस डाइवर्जन इज ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन ऑन कैपिटल फ्लोज इन एंड आउट ऑफ इंडिया। क्लियर? Previously, the Reserve Bank set buying and selling rates, but now the local interbank markets demand and supply forces determine the exchange rate. पहले आरबीआई सेट कर लीजिए। बिफोर 1993, यहां तक इससे पहले आरबीआई डिसाइड करती थी कि आपका जो एक्सचेंज रेट का प्राइस है वो कितना होगा, लेकिन आफ्टर 1993 अब बैंक डिसाइड करती है। ठीक है, नेक्स्ट। अब आइए यहां से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोट। आपने कई बार एक्सचेंज रेट में कुछ फिगर्स भी देखे होंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोट क्या होता है। देखो, फॉरेन एक्सचेंज में जब करेंसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, करेंसी के बारे में पूछते हैं, तो उसमें आपको कोट मिलता है एक पर्टिकुलर कंट्री के। जैसे सपोज करो कि यूएस है, तो एक जो $1 है वो इंडिया की कितने करेंसी के बराबर है, इंडिया कितने मतलब $1 जो है वो उसके बदले में कितने रुपीस मिलेंगे एक्सचेंज में। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, इसको कोट करने के लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, आप उसी फॉर्मेट में ही आप क्या करते हैं, कोट करते हैं। तो करेंसी कोटेशन इज द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि एक जो डॉलर है वो 75 रुपीस के बराबर है, इक्विवेलेंट टू 75 रुपीस। तो जब कभी भी हम लोग $1 इज इक्वल टू ₹75 लिख रहे हैं, ये क्या है, डायरेक्ट कोट है। डायरेक्ट कोट किसके लिए है, जो इंडिया में है, जो इंडिया में है वो उसके लिए डायरेक्ट कोट है। लेकिन जो यूएस में है उसके लिए डायरेक्ट कोट नहीं है, उसके लिए डिफरेंट होगा। ये ठीक क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे यस एग्जैक्टली। तो ये क्या करेंगे आप, इसको यहाँ पे 1/, आप ये कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये डायरेक्ट कोड समझ गए। अब देखो इनडायरेक्ट कोड क्या हुआ। इनडायरेक्ट कोड, ये डायरेक्ट कोड हो गया, इनडायरेक्ट कोड समझो। इनडायरेक्ट क्या हो, उसी उसका वाइस वर्सा हो गया कि अगर मतलब उस कंट्री के करेंसी को अगर नहीं बताना है
तो आप डायरेक्टली, जैसे मैंने कहा कि $1 जो है वो आपका 75 रुपीज के है, ये डायरेक्ट कोट है। अब इनडायरेक्ट कोट मैंने बोला क्या कि 1 रुपी इज इक्वल टू 1/75 $, ऐसा बोल सकते हैं। ये इनडायरेक्ट कोट है। तो अगर आप ऐसे लिखोगे तब आपका ये इनडायरेक्ट कोट है। ये किसके लिए? इंडिया के लिए। ये इंडिया के लिए इनडायरेक्ट कोट है, बट ये यूएस के लिए डायरेक्ट कोट है। यूएस में कोई है तो उसके लिए ये डायरेक्ट कोट है, और इंडिया में जो है उसके लिए ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोट है। तो अगर कोई मान लेते हैं कि यहाँ पे हेमंत है, हेमंत ने पूछा कि ये जो है ये आप कोड बताओ, तो ये डायरेक्ट कोड बताया गया हेमंत को। इंडिया में बताया गया कि आपको $1 में 75 रुपीज मिलेगा। लेकिन माइकल जो है वो रहता है यूएस में, उसको ये वाले कोड के लिए, ये इनके लिए डायरेक्ट कोड है, ये माइकल के लिए डायरेक्ट कोड है, बट हेमंत के लिए ये इनडायरेक्ट कोड है। समझ में आया? क्लियर? यस सर। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब देखो रिलेशन बिटवीन द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कोड, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? अभी मैंने बताया कि दे आर रेसिप्रोकल, दोनों 1 बाई, आप डायरेक्ट कोड 1 बाई डायरेक्ट कोड इज इक्वल टू इनडायरेक्ट कोड। ठीक है, डायरेक्ट कोड इनडायरेक्ट कोड वाइस वर्सा। अब इसकी हिस्ट्री सुन लो कि बिफोर 1 अगस्त 1993 बैंक्स इन इंडिया यूज्ड टू इनडायरेक्ट कोड। एक और हिस्ट्री क्वेश्चन आ सकता है आपको एग्जाम में, और एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह आएगा कि कुछ मल्टीपल सिलेक्शन वाले होंगे कि इसमें से कौन सा ट्रू है फॉल्स है। 4 ऑप्शन देंगे, इसमें से 1 2 3 कौन कौन है, मल्टीपल सिलेक्शन के लिए क्वेश्चन है। तो ये याद रखना कि 1 अगस्त 1993 तक बैंक को के जो प्राइस थे करेंसी के, वो आरबीआई डिसाइड करता था, लेकिन बैंक ये आरबीआई डिसाइड करता था तब तक। और ये इनडायरेक्ट कोड यूज किया जाता था इंडिया में, लेकिन 2 अगस्त 1993 से बैंक शिफ्टेड टू यूजिंग डायरेक्ट कोड एक्सक्लूसिवली। ठीक है, रीजन, सॉरी, शिफ्ट करने का रीजन क्या है? जैसे क्या हुआ, लिबरलाइजेशन हुआ ना। अभी क्या है कि अगर आप डायरेक्ट अगर आप कोड दे रहे हो, तो पहले क्या था, इनडायरेक्ट कोड में दिया जाता था। पहले क्या कर रहे थे कि बहुत सारे ट्रेड नहीं होते थे, बहुत कम ट्रेड होते थे। तो अभी अगर किसी से पूछा जाता था कि भाई एक काम कीजिए, 1 रुपी इज इक्वल टू, यहाँ पे ऐसे करके दिया जाता था, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता था। अब क्योंकि इसकी जो प्रचलन है, इसकी इसकी जो ट्रेडिंग है, ये बहुत ज्यादा होती है, ये बहुत ज्यादा एक्सचेंज है, और इसकी वैल्यू है, और ये फास्ट सर्कुलेशन में हर जगह। तो इसलिए अब क्या होता है, अब इसको डायरेक्ट कोट कर करके बताया गया कि समझने के लिए ये होता है। फर्क कुछ ओके। नहीं है, लेकिन क्लियर? यस। ठीक, चलो अब आइए क्रॉस रेट। इसके बारे में सुना है कभी? क्रॉस रेट क्या होता है? यस। बताइए जरा सा, अगर आपने सुना है तो बताइए। मतलब अगर सर मुझे यूरो या पाउंड लेना है, तो अगर मेरे पास बैंक के पास डायरेक्ट वो करेंसी नहीं रहेगी, तो वो डॉलर में एक्सचेंज करके मेरे को देगी। ये कितने लोगों को समझ में आता है ये चीज? गुड, वेरी गुड। कितने लोगों को समझ में आता है ये? देखो एग्जाम्पल के साथ बताएंगे, पहले समझ लो। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म यूज्ड टू डिटरमाइन द एक्सचेंज रेट बिटवीन टू नॉन यूएसडी करेंसी यूजिंग द यूएसडी करेंसी intermediary. This method is useful when there is a no direct exchange rate available
बिटवीन द टू डिजायर करेंसीज। देखो ये जो है ये हमारा इंडिया है, ठीक है। ये जो है यूएस है, ठीक है। इसकी करेंसी आईएनआर है, इसकी करेंसी डॉलर है। ये हमारे पड़ोसी मुल्क हैं पाकिस्तान, ठीक है। इसकी भी करेंसी जो है वो रुपीज ही है, ठीक है। इंडिया में अब क्या है कि इंडिया में कोई पूछे कि पाकिस्तानी जो करेंसी है उसको चाहिए होगा एक्सचेंज करके, लेकिन इंडिया में डायरेक्टली करेंसी तो मिलेगा नहीं। अब यूएस हर जगह है, उसका ट्रेड हर जगह से होता है, इसलिए यूएस का जो डॉलर है उसका डोमिनेंस ज्यादा है, क्योंकि यूएस का जो ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड है, वो सारे कंट्री से है, ठीक है। अब क्या हुआ कि इंडिया का यहाँ का $1, इसका $1 का वैल्यू है, $1 का वैल्यू है यहाँ 75 रुपीज, ठीक है। $1 का वैल्यू 75 रुपीज है। इसका मतलब यह हुआ कि $1 इज इक्वल टू 75, लिख सकते हैं। यहां तक क्लियर है। अब ये जो पाकिस्तानी रुपीज है ये $1 इज इक्वल टू 300 है। तो इस करेंसी को हम लोग कैसे लिखेंगे? हम लोग ऐसे लिखेंगे, $1 इज इक्वल टू पाकिस्तानी रुपीज 300, लिखेंगे। अब इस वाले पार्ट को $1 इज इक्वल टू 300 पाकिस्तानी रुपी, ठीक है। अब अगर इसको हम लोग ये वाले पार्ट को यहां पे 300 इज इक्वल टू INR लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। मतलब ये कि $1 इज इक्वल टू ₹75 और यहां पे $1 इज इक्वल टू ₹300 पाकिस्तानी मान लेते हैं। तो अब इसको क्या करता है, डायरेक्ट कोड तो है नहीं हमारे पास कि इस यूएस से हम लोग क्या करेंगे, इनका रिश्ता इनसे है, पाकिस्तान से हम लोग से कोई रिश्ता नहीं है, इसीलिए हम लोग के पास करेंसी नहीं है इनकी, हमको मतलब भी नहीं इनसे। लेकिन कुछ कुछ ट्रेड होते हैं जहां पे जरूरत पड़ी, कोई ट्रैवलिंग किया या कुछ चीजें ऐसी आई जहां पे एक्सपोर्ट या इंपोर्ट की कुछ चीजें हैं जिसपे छूट है, किया जा सकता है। हमारा इनसे डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है, बट इनका यूएस से है और यूएस से हमारा भी कनेक्शन है। तो ये क्या है, हम लोगों को इनको अगर लेना होगा कोई भी करेंसी इंडियन करेंसी में, तो ये ऐसे करके आएंगे। ये ब्रिज का काम करता है, ये जो बीच वाली कॉमन करेंसी है ना, ये ब्रिज का काम करता है। मतलब ये इनको जब भी चाहिए होगा तो ये कॉमन करेंसी है दोनों में, ठीक है। ये तो इसको इस क्रॉस वाले को रेट को हम लोग ये इसको बोलते हैं चेन रूल। जब बोलते हैं ना इसको चेन रूल भी बोलते हैं, ये ब्रिज का काम करता है, ठीक है। तो ये जो करेंसी है, ये करेंसी है, तो यहाँ पे अगर हम लोग ये पाकिस्तानी करेंसी, ये डॉलर है, यहाँ भी डॉलर कॉमन है, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये और ये कट गया, कट गया। यस सर। ये कट गया। ₹1 इक्वल टू कितना होगा? ₹1 इक्वल टू क्या होगा? 300/75। हाँ और ये अगर 18.7 इससे कटेगा यानी 4, यानी कि 1 INR 1 INR इज इक्वल टू 4 पाकिस्तानी रुपी होगा। यस सर। इसको ही हम लोग बोलते हैं क्रॉस रेट, कि कॉमन करेंसी को एलिमिनेट कर दो, उसके बाद उनको आप उसके कोड को आप जो थर्ड कंट्री है जिसकी करेंसी डायरेक्ट अवेलेबल नहीं है,
उसको आप वैसे करके निकाल सकते हो। ये एग्जाम्पल समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे देखो कि अगर मुंबई मार्केट में यूएसडी डॉलर को इंडियन रुपी में यूएसडी है, ठीक है, यानी कि 1 रुपी $1 सॉरी $1 इज इक्वल टू, ये कोट किया हुआ है। अब देखो इसमें पहले आगे बढ़ने से पहले ये आगे भी पढ़ना, बट मैं यहीं पे बता देता हूं। ये कभी भी अगर करेंसी ऐसे लिखी हुई है, दिख रही है, ये क्लियर दिख रही है ना, ये क्लियर दिख रही है। यस सर। देखो ये जो है, ये वाला पार्ट जो है स्लाइस के बगल में, इसको बोलते हैं बाइंग रेट। बैंक के लिए बाइंग रेट, और ये वाले पार्ट को कहते हैं सेलिंग रेट। ये बीट प्राइस है, वो आस्क प्राइस है। आस्क और ऑफर भी बोलते हैं इसको, इसको आस्क भी बोलते हैं और ऑफर भी बोलते हैं, और ये बीट प्राइस है, ठीक है। इधर वाले पार्ट को, इसको हम लोग बीट कहते हैं और इधर वाले को आस्क कहते हैं। मतलब ये बाइंग रेट है, ये सेलिंग रेट है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि बैंक जो है ये इतने में बाय करेगी और इतने में सेल करेगी। क्लियर। तो अब अगर क्रॉस रेट है, हम लोगों ने पाकिस्तान वाला और इंडिया यूएस के साथ हम लोगों ने वो एग्जांपल समझा। अब देखो यहाँ पे जो रियल लाइफ एग्जांपल है, जो कैलकुलेशन में आता है, वो एग्जांपल के लिए, ताकि आपको समझ में आए। अब यहाँ देखो कि दिस मीन्स बाइंग वन यूज कॉल डॉलर इज, ये एक अगर खरीदना है अगर बैंक को, तो $1 में 80 रुपीज मिलेगा, तो $1 का एक्सचेंज रेट है। अब लेकिन ये लंदन मार्केट में एक्सचेंज रेट बिटवीन यूएस डॉलर का और यूरो का क्या है, €1 इज इक्वल टू 80 है, ठीक है। तो आप इसको कैसे करोगे, यहां पे $1 इज इक्वल टू 80.10 है ना, ये INR है, यहां लिखते हैं यार, ठीक है। अब क्या है कि ये डायरेक्ट कोट यूरो चाहिए, इंडिया में हेमंत है, हेमंत को यूरो चाहिए, ठीक है, लेकिन यूरो का डायरेक्ट कोट नहीं है हमारे पास। तो क्या करेंगे, यूएस से उसको कन्वर्ट करेंगे। तो बैंक को क्या करना पड़ेगा, बैंक से वो आगे भी बताएंगे। अब यहाँ पे यूरो देखो, तो 1, यहाँ पे यूरो का जो डायरेक्ट कोट है 1 USD इज इक्वल टू कितना है, जो यूरो है कितना है, वो 0.08 है, 0.8 है, ठीक है, और 0 लिख लो, ये इतना है। अब अगर हम लोग को एलिमिनेट करना होगा, तो इसको और इसको एलिमिनेट कर लिया, ठीक है। तो 1 यूरो, 1 यूरो, 1 यूरो इज इक्वल टू क्या होगा, वहां पे क्या होगा, 80.10 डिवाइडेड बाई 0.8 होगा। ये यहां से कट करके क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 100.125 100.125। 125। तो ये हमारा रेट आ गया किसका, यूरो का। तो हेमंत को अब 1 यूरो के बदले में कितना देना पड़ेगा, 100.25 रुपीज देना पड़ेगा, वो क्योंकि डायरेक्ट कोट नहीं है। यहां तक क्रॉस, ये आपका क्रॉस रेट क्लियर, कोई कंफ्यूजन इसमें तो पूछ लो अभी। सर ये 80.10 को ही इसमें लेंगे क्या सर, क्रॉस रेट में? नहीं, ये डिपेंड करता है। $1 जब इंडियन रुपी के साथ क्रॉस रेट करेंगे यूरो को, तो $1 को 80.10 ही लेंगे कि वेरी 80 गुड, लेंगे? ये क्या है, बाइंग है। बाइंग है। ये क्या है, सेलिंग। सेलिंग है।
अब जो ये यूरो का है, यहाँ पे इसमें कुछ नहीं दिया हुआ, तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि इसका भी रेट सेम है ऐसे ही, ठीक है, क्योंकि दिया हुआ नहीं है, मान के चल रहे हैं। तो आपको यूरो में चाहिए होगा तो आप सबसे पहले क्या करोगे? आप बैंक के पास गए, कि भाई मुझे यूरो चाहिए, तो यूरो तो डायरेक्ट नहीं मिलेगा, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? आपको पहले यूएस डॉलर डॉलर देना खरीदना होगा। जब ये खरीदने के लिए क्या कीजिएगा? बाय कीजिएगा। आप बाय किए यहां से, ठीक है, ये एक डॉलर का 80 रुपीज आप देकर बाय किए। अब इस बाय को फिर आप क्या करेंगे? आप डॉलर लिए, आप डॉलर को आप सेल करेंगे, फिर इसको सेल करेंगे बैंक से। जब सेल करेंगे तब ये फिर यूरो देगा आपको। तो यहाँ पे 10 इसलिए लिया गया कि आप सेल कर रहे हो ना, बाय करके सेल कर रहे हो। जी, क्लियर हो गया? जी सर, जी सर। वेरी गुड। तो ये यहाँ पे वो उल्टा रहेगा ना? क्या? बैंक बोल रहा है कि मैं 80 में देखो, मैं एक खरीदूंगा चीज और 81 पे सेल एक चीज करूंगा। मैं बता देता हूं, एक चीज कॉन्सेप्ट समझो। अगर चाहते हो कि ये हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो कभी भी उल्टा रहेगा या सीधा रहेगा ये मत सोचो, कॉन्सेप्ट समझो। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तो ये हमेशा आपके पास रहेगा, मतलब आप कभी नहीं भूल सकते हो, लाइफ टाइम ये आपके पास रहेगा कॉन्सेप्ट। मैंने क्या कहा? ये उल्टा उल्टा भूल जाओ, ये उल्टा उल्टा, क्योंकि ये हमेशा आपको कंफ्यूज करेगा। जहां कोई अगर ये बोला कि उल्टा, मतलब है कि आप कंफ्यूज करोगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम से, कि जेआईबी क्लियर होने के बाद जब सीआईबी में जाओगे फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो हमेशा आप कॉन्सेप्ट पकड़ो। कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है यहाँ पे? ये मेरा बाइंग रेट है, ठीक है, ये मेरा सेलिंग रेट है, ठीक है, ये सेलिंग रेट है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि हम लोग को अगर यूरो चाहिए होगा तो डायरेक्टली यूरो तो है नहीं, हम लोग बैंक के पास गए, भाई मुझे यूरो चाहिए, ठीक है, तो बोला यूरो तो डायरेक्ट नहीं है, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो बोला आप पहले यूएस क्या यूएसडी खरीदिए। तो आपने एक एक यूएसडी से बोला कि ठीक है, एक यूएसडी मुझे दे दो। तो आपने बैंक को यूएसडी, तो बैंक क्या किया? सबसे पहले बैंक क्या किया? बैंक को आप क्या किया? आप जाकर के पहले यूएसडी खरीदे, बाय यस, किए, बाय किए। अब ये जो यूएसडी मिल गया, अब इसको फिर क्या करेंगे? आप सेल करेंगे, सेल करेंगे। यस, सेल करेंगे ना, तो ये सेलिंग प्राइस है ना। ये किसके लिए कोट है? ये सेलिंग प्राइस है। अच्छा, इसमें सेलिंग प्राइस 80 रहेगा। ये सेलिंग जो प्राइस है ये किसके लिए है? ये किसकी तरफ से आप 1 जो 0 आप देख रहे हो वो किसके लिए है? कस्टमर के एंड से कि बैंक के एंड यस, से? मुझे बताओ आप, ये बैंक के लिए कोट है या कस्टमर के लिए कोट है? कस्टमर इन से सर, हाँ, कस्टमर कस्टमर इन, इन। बैंक, क्लियर? कोई कस्टमर कंफ्यूजन नहीं? बैंक के लिए। बैंक यहाँ बोले मैं 80 में करूंगा और 80.10 में बेचूंगा। तो आपको लेना है तो 80 पे 80.10 पे लेंगे। वेरी गुड। आपको लेना, बैंक बोल रहा यूएसडी जो आपके पास है, सपोज करो कि, यूएसडी ऐसे पड़ा समझो, है आप ऐसे तो मेरे पास। सपोज करो कि आपके पास यूएसडी है, ठीक है, यस। आपके पास यूएसडी पड़ा हुआ, आप गए थे अमेरिका, यूएस से, आपके पास 1000 यूएसडी पड़ा हुआ है, आप गए बैंक के पास कि ऐसा है कि आप मुझे एक्सचेंज कर दो। तो बैंक कौन से रेट से एक्सचेंज करेगा? 80 80 से बाय कर रहा है ना, बाय। बाय कर रहा है। अब बोले कि जो पैसा मुझे आप दे रहे हो ना 8000 का, ये 80,000 जो दे रहे हो ना, इसमें यूरो में कन्वर्ट कर दो। तो बैंक क्या करेगा फिर? सेल करेगा, सेल करेगा ना, उसको सेल किया। तो इसीलिए हम लोग 110 पे करते हैं। क्लियर? चलिए नहीं नेक्स्ट। सर, ये कस्टमर इन था कि बैंक इन था सर? अभी मैंने क्या बोला? कस्टमर, ये जब भी कोड रहेगा कस्टमर इन का रहता है, बैंक का कोड नहीं रहता है। कस्टमर के लिए ना 80 जो है वो कस्टमर के लिए, 81 कस्टमर के लिए। अब अभी एक चीज और आप लोगों को पढ़ना होगा सीआईबी में, स्प्रेड, स्प्रेड आएगा। अब उस पे लंबे बहुत सारी चीजें चलेगी। स्प्रेड में क्या होता है? ये जो कोट है, फिर आप आएंगे प्रीमियम में और डिस्काउंट में आएंगे।
अब प्रीमियम ऐड करना है और डिस्काउंट माइनस करना है, वो आगे चलेंगे, वो एडवांस लेवल का है, वो आगे हम आपको बताएंगे। चलिए, डू इट योरसेल्फ, इसको आप लिख लो, मुझे कल स्क्रीनशॉट मार करके देना, इसमें से कोई भी ये करके देना, इसी क्रॉस करेंसी के लिए रिलेटेड है क्वेश्चन, मैंने बनाया आपके लिए, आप मुझे कल करके देना, स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आज अभी क्लास खत्म होगा ना, सारे लोग भेज देना मुझे। हो गया, इसको आप सॉल्व कर लेना क्लास खत्म होने के बाद। अब आ जाइए, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं फॉरेन एक्सचेंज में, वो है वैल्यू डेट। ये क्या होता है? दिस इज द डेट व्हेन द एक्सचेंज ऑफ करेंसी टेक प्लेस। क्लियर? इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है। जिस दिन एक्सचेंज होता है, जिस दिन उस दिन को हम लोग क्या बोलते हैं? वैल्यू डेट। वैल्यू डेट कभी होता है, आप लोग वैल्यू डेट समझते हैं? एनीवन हु knows about the value date in बैंक? बैंक में वैल्यू डेट आप लोगों को पता है कि क्या होता है? नहीं पता तो मैं 90 डेज ऑफ चेक, लाइक जैसे चेक का डेट होता है वो 90 डेज तक का ही वो वैल्यू डेट है। ठीक है। नहीं, देखो बैंक में जो वैल्यू डेट होता है, आप जो वैल्यू डेट बोल रहे हो ना, वो वैल्यू डेट वो हो गया। ठीक है। अब जैसे एक बात बताते हैं कि आपके पास 20,000 का चेक्स है, आउटवर्ड क्लियरिंग एसबीआई का चेक आया, आप टीएनबी में हो। ठीक है। आपको आइडियली ये 5 दिन के अंदर क्लियरिंग कर देना, पहले दिन क्लियरिंग कर देना चाहिए था। ठीक है। आपने किया नहीं, और ये चेक आपके ड्रॉअर में 5 दिन तक पड़ा रहा। ये 5 दिन तक चेक आपके ड्रॉअर में पड़ा रहा। अब जो 5 दिन का, जो 4 दिन का जो कस्टमर का लॉस हुआ, उसकी भरपाई कैसे करोगे आप? उसकी भरपाई कैसे करोगे? तो भरपाई ऐसे होगा कि बैंक में जब आप एंट्री करते हो ना, आप जब एंट्री करते हो तो उसमें वैल्यू डेट आता है। वैल्यू डेट, ये बैंक के लिए ये जो वैल्यू डेट आता है ना, इसका मतलब हुआ कि आप अगर मान लेते हैं उसने 1 अगस्त को चेक आपको दिया 2023 को, आइडियली ये 2 अगस्त को क्लियर होना चाहिए था, बट आपने क्लियरिंग में लगाया 6 अगस्त को। ठीक है, ये आपने 6 अगस्त को लगाया क्लियरिंग में। तो अब क्या हुआ कि ये जो 5 दिन का है, 4 दिन का ना, तो ये इंटरेस्ट कहां से आ जाएगा? ये इंटरेस्ट आप इसको वैल्यू डेट एक एंट्री करेंगे ताकि इसको इंटरेस्ट मिल जाए। बैंक में जो एंट्री होता है वो वैल्यू डेट है, बट यहाँ पे जो एक्सचेंज रेट है वैल्यू डेट है। वो जो आपने बोला कि जो चेक पे जो वैल्यू रहता है ना, वो ड्यूरेशन रहता है, वो उसका चेक उसके बाद स्टेल हो जाता है। उसके बाद चेक है एक पर्टिकुलर डेट के पास वो वैलिडिटी होती है। इट्स नॉट अ वैल्यू डेट, इट्स अ वैलिडिटी। ठीक है। यहाँ पे वैल्यू डेट क्या होता है कि जिस दिन एक्सचेंज करेंसी जब जिस दिन होती है उस दिन को ही हम लोग बोलते हैं कैश रेडी रेट। एक्सचेंज टेक्स प्लेस ऑन द डेट ऑफ द डील। जिस दिन एक्सचेंज होते हैं डील वाले दिन, उसको हम लोग कैश रेडी रेट बोलते हैं। टॉम रेट, टॉम का मतलब है एक दिन बाद। एक्सचेंज होकर द नेक्स्ट वर्किंग डे आफ्टर द डील, यानी टुमारो, इसको टॉम रेट करते हैं। एक्सचेंज ओकर्स द नेक्स्ट वर्किंग डे आफ्टर द डील, टॉम रेट बोलते हैं। स्पॉट एक्सचेंज हैपन ऑन द सेकेंड वर्किंग डे पोस्ट द डील, मतलब नेक्स्ट डे। सेकेंड वर्किंग डे मतलब नेक्स्ट डे, स्पॉट रेट उसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, वो इंटरेस्ट वाला एक डाउट था, पूछूं? किस पे? इंटरेस्ट के लिए आपने बोला चेक डेट 5 दिन 6 दिन के लिए वो। हाँ हाँ, पूछो ना, कुछ भी पूछो पूछो। तो सर अगर मैं 6 दिन के लिए डाल रहा हूँ, तो ये फर्स्ट क्लियरिंग सेकंड क्लियरिंग करके भी होता है बैंक में? देखो, फर्स्ट क्लियरिंग सेकंड क्लियरिंग के मतलब नहीं है। अगर मैंने चेक दिया बैंक में और मैंने 1 जनवरी या 1 अगस्त को डाला था, आइडियली ये 2 अगस्त को क्लियर हो जाना चाहिए अगर मेट्रो लोकेशन में। अब तो चेक ट्रंकेशन है, लेकिन मेरे चेक को आप अपने ड्रॉअर में डाल करके 6 डेज के बाद आप उसको लॉन्च करते हैं। आइडियली मेरे पास जो पैसा फंड आते हैं वो 7
अगस्त को आते हैं, आना चाहिए 2 अगस्त को, लेकिन आते हैं 7 अगस्त को। ये जो 5 दिन का जो गैप है, ये आप डायरेक्टली इंटरेस्ट नहीं दे सकते हो, आप कहीं से सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करके कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट नहीं कर सकते हो। तो उसकी जगह पे क्या है कि आपके जो सोल्यूशन है, जिस सिस्टम पे आप काम करते हैं, मोस्ट ऑफ द सिस्टम फिनेकल होता है, बहुत सारे आईफ्लेक्स भी होता है, फिनेकल भी होता है, आमतौर पर ज्यादातर बैंक फिनेकल यूज करते हैं। तो उसमें एक ऑप्शन होता है वैल्यू डेट। अगर आप वैल्यू डेट उसमें डाल रहे हैं, इसका मतलब है कि इनको जो वैल्यू है ये इनको 2 अगस्त से मिलना चाहिए। तो ये आपको आपने डाल दिया। अब जब ये इंटरेस्ट रन करेगा क्वार्टरली, तब इनको पैसा मिल जाएगा इनके अकाउंट में इंटरेस्ट के साथ, कि उतने दिन का इंटरेस्ट है। ओके सर। क्लियर? यस। चलिए, some important terms. Forward rate exchange occurs after the spot deal. It can also be quoted with a premium or discount. प्रीमियम और डिस्काउंट बताएंगे आगे, पहले ऐसे ही समझ लो। फॉरवर्ड रेट क्या होता है? एक्सचेंज ओकर्स आफ्टर द स्पॉट रेट। स्पॉट रेट के बाद जो होता है उसको हम लोग फॉरवर्ड रेट बोलते हैं, और इसमें प्रीमियम और डिस्काउंट भी होता है। आगे बताते हैं इसमें प्रीमियम क्या होता है। करेंसी इज टर्म्ड एट ए प्रीमियम इफ इट इज कॉस्टलियर फॉर द फ्यूचर वैल्यू डेट देन इट इज इन स्पॉट। In direct quotation, the premium is added to both buying and selling rate. ठीक है, इसी का वैसे वर्सा है डिस्काउंट। डिस्काउंट में क्या हो जाएगा? A currency is said to be at a discount if it's cheaper for the future value date. In direct quotation, the quote is subtracted from the both the buying and the selling rate. अब इसको आप ऐसे समझो, देखो ये जो फॉरवर्ड रेट है ये स्पॉट रेट हुआ। 1 यूरो इज इक्वल टू है 1.2180। ठीक है, ये स्पॉट रेट है। ये क्या है? ये स्पॉट रेट है। अब 1 मंथ के बाद इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू है 3532। इसका मतलब है कि 1 मंथ के बाद जो इसका वैल्यू है $1 1 इज इक्वल टू $1.2135। और यहां पे आप ऐसे स्लाइस कर दो, ये स्लाइस है, स्लाइस कर दो, और यहां पे 32 है। अब ये बताओ कि स्पॉट रेट से ये ज्यादा है या कम है? ये स्पॉट रेट से ज्यादा है या कम है? कम है सर। ज्यादा। कम है ना? कम है। कम है। ये कम है, तो ये जो कम है इसको हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट। इसको बोलते हैं क्या? डिस्काउंट। अब ये वाला डिस्काउंट है कि प्रीमियम है? बताओ, ये डिस्काउंट है, कम है प्रीमियम। या ज्यादा है? ज्यादा। ज्यादा है। ठीक है सर। हाँ, कम है या ज्यादा है? अरे बाबा, इसका मतलब ये हुआ कि 1 USD, इसका मतलब ये ऐसे कोड किया हुआ है, देखो ये इसके लास्ट के 2 डिजिट को हटा करके ही डाल दो ना। ये ओके। बस ये इसका मतलब हुआ लास्ट के 2 डिजिट ही दिया हुए हैं, ये ज्यादा कम नहीं है। कम है। लास्ट के जो पॉइंट में 2 डिजिट्स है ना, लाइट के आपके यूनिट और 10 डिजिट्स, यूनिट और 10 नहीं, डेसिमल के बाद की बात कर रहा हूँ, ये डेसिमल के बाद की चीजें हैं। इसका मतलब ये अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब हुआ क्या कि 1 यूरो इज इक्वल टू 1 USD 121, और यहाँ पे 35 स्लैश, और यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 32 होगा। इसका मतलब ये हुआ लास्ट के जो डेसिमल वाले पॉइंट है ना, ये डिनोट कर रहे हैं इसको। क्लियर? अब मुझे बताओ कि इसमें ज्यादा कौन है? ये ज्यादा या कम है? कम। कम है। ये ज्यादा या कम है? कम। ये ज्यादा या कम है? ज्यादा है। ज्यादा है। तो ये आपका अप हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे प्रीमियम, क्योंकि ये ज्यादा है।
मतलब ये कि आज के डेट में जो करेंसी है, आज के डेट में ये जो करेंसी है, आज के डेट में स्पॉट रेट जिसको बोलते हैं, स्पॉट रेट आज का डेट बता रहे, लेकिन एक महीने के बाद इसी करेंसी का जो फॉरवर्ड रेट है, वो फॉरवर्ड रेट है क्या, यहाँ पे उससे कम है, आज से कम है। इसका मतलब है कि डिस्काउंट है, कम है, इसका मतलब है कि वो डिस्काउंटेड रेट में, डिस्काउंट बोलते हैं उसको। दूसरे मंथ में भी ये डिस्काउंट है, लेकिन तीसरे मंथ में ये अप्रिशिएट होता है और ये बन जाता है क्या, प्रीमियम। तो ठीक थर्ड है वन बता, क्या, वापस से समझाऊंगा। थर्ड वन कैसे आया प्रीमियम? क्या, थर्ड वन हाँ वो थर्ड वन, 110 है, हाँ तो देखो, 3 डिजिट का वही पहले देखो, पहले करूंगा। समझो इसको, रुको, रुको, कंफ्यूजन नहीं, यहाँ देखो, दिख रहा है, बड़ा करते हैं थोड़ा, दिख रहा है, कैसा? चलो, ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब है ये लास्ट की ये 2 डिजिट्स हैं, ऐसे समझो। तो लास्ट के 3 डिजिट होंगे होंगे ना? हाँ तो आप 3 डिजिट कर लो ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप 1 डिजिट और बढ़ा लो इसमें, जैसे ये लास्ट के, वही मैं बता रहा हूँ, उसको बता रहा हूँ। क्लियर हो गया? अब यहाँ यस। पे 3 डिजिट दे दिया, मतलब ये कि ये जो है, ये कितना हो गया, 1.2, अब यहाँ पे 3 डिजिट है, 110। 110 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1.2107। ठीक है, ओके। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे है तो बता दो, फिर बताएंगे। प्रीमियम वाला नहीं समझ रहा। प्रीमियम का मतलब यह है कि स्पॉट रेट से अगर किसी मंथ में पैसा ज्यादा है, मतलब डॉलर का वैल्यू ज्यादा हो रहा है, तो वो प्रीमियम है। और स्पॉट रेट से अगर डॉलर का वैल्यू कम है किसी मंथ में, तो वो डिस्काउंट है। यहाँ पे 2 केसेस में हमने देखा कि जो डॉलर का वैल्यू है दूसरे मंथ में वो कम है स्पॉट रेट से। स्पॉट रेट से, ये जो स्पॉट है, स्पॉट रेट से बड़ा होगा, ज्यादा होगा। अगर स्पॉट रेट बड़ा होगा किससे, फॉरवर्ड रेट से, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा ये डिस्काउंट होगा, ये डिस्काउंट होगा। लेकिन अगर ये सिंबल, अगर आपका स्पॉट ज्यादा है, ये कम है, फॉरवर्ड रेट ज्यादा है, तो ये प्रीमियम होगा। अभी भी सर ये कंफ्यूजन? 1.2110 होगा ना सर? 1.1 210। देखो यहाँ पे 3 डिजिट है ना, ये 3 डिजिट है, तो यहाँ की ये 3 डिजिट को हम लोगों ने लिया, तो अगर इसके 3 डिजिट को लेंगे तो 110 है, तो ये 3 डिजिट हम लोगों ने ले लिया। अब ये यहाँ कम पे हुआ ना सर? 107 है, तो यहाँ पे 107 क्या आएगा, यहाँ पे 1.2 क्या हो जाएगा, 107 है ना आएगा। तो 190 ही रहेगा ना वो? क्या, इसमें क्या कंफ्यूजन है, ये जो डिस्काउंट वैल्यू, होना चाहिए था ना सर? क्या, डिस्काउंट नहीं हो? ये डिस्काउंट कैसे होगा ये, 180 था, 180 के बदले नीचे होके 1110 हुआ, तो कम हो गया वो। तो 180 के ऊपर अरे जाएगा मतलब बाबा, दो। अरे वो बाबा एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे 190 है, अच्छा हाँ हाँ हाँ, सही सही बोला, वेरी गुड, नाइस नाइस ऑब्जर्वेशन। ये तो 190 है ना, ये टोटल तो 1.2190 हो जाएगा। और अभी जो अपने पास लेटेस्ट है वो क्या हो जाएगा, वन, क्या हो जाएगा, 0.207। 07। तो ये तो कम ही हो जाएगा ना। तो इसका मतलब है जो सेलिंग प्राइस है, जो सेलिंग प्राइस है वो डिस्काउंट है, बट बाइंग रेट जो है वो प्रीमियम है। क्लियर? दोनों डिस्काउंट है ना? दोनों डिस्काउंट कैसे है? 180 110, 190 और 07, दोनों कम डिस्काउंट है। एक सेकेंड,
180, 110, यस यस यस, ये सारे डिस्काउंट है। जैसा अगर ये सारे वाले, हाँ 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 हाँ, अगर ये वाले ऐसे रहेंगे और ये वाले ऐसे रहेंगे तब ये प्रीमियम है, ठीक है। यस सही यस सही, सर। ये वाले रहेंगे तब प्रीमियम है, ठीक है। थैंक यू। तो हम लोग ने देखा कि जब स्पॉट रेट ज्यादा रहेगा ये फॉरवर्ड रेट से, तो वो कहलाएगा डिस्काउंट। स्पॉट रेट मतलब आज का रेट ज्यादा है फ्यूचर में, फ्यूचर वाले डेट से आज का रेट ज्यादा है, तो इसका मतलब है वो डिस्काउंट है। लेकिन फ्यूचर रेट ज्यादा है आज के रेट से, इसका मतलब है वो प्रीमियम है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर? यहाँ पे कोई यस सर। कंफ्यूजन? यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो। अब देखो एक चीज कि जब कभी भी हम लोग इसको खरीदने जाएंगे या बेचने जाएंगे, तो जो मार्जिन है, मार्जिन कितना आ रहा है? मार्जिन है, तो इसमें क्या मार्जिन है कि आज के डेट का यूएस है, इसको इसे क्लियर मतलब बिल्कुल केयरफुली समझना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो मार्जिन है आज के डेट का यूरो का स्पॉट का रेट क्या है? ये है। अब एक मंथ के बाद अगर आपको ये चाहिए होगा, ठीक है, तो इसका रेट क्या होगा? इसका रेट होगा यूरो 1 इज इक्वल टू यूएस $1 1.1828 1.2180, ठीक है। बाइंग 0.45। बैंक बाई कर रहा है। अब एक महीने के बाद ये फॉरवर्ड रेट में, अब इसी का जो रेट है वो है यूरो क्या है? 1.235, ठीक है। ये मार्जिन कितना आ रहा है इन दोनों में माइनस करने पे? सर 1.2135 ना। नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं 1.2135, हाँ इसकी बात कर रहा हूं। तो इन दोनों का मार्जिन कितना आ रहा है? 0.0045। 500। इस मार्जिन को, इस मार्जिन को हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये कम है तो इसको माइनस करेंगे। इस मार्जिन को हम लोग माइनस करेंगे टोटल वैल्यू पे, स्पॉट रेट पे, मतलब इस रेट पे आगे बताएंगे। चलो देखते हैं। 0.0045 था। आ रहा है, इसी पे आ रहा है, इसी पे आ रहा है, इसी पे आ रहा है इस पे स्लाइड में मैंने दिया है। इफ वन करेंसी एट ए प्रीमियम कंपेयर टू अनदर, द टेलर लेटर विल नेचुरली बी एट डिस्काउंट रिलेटिव टू फॉर्मर। तो अगर मान लेते हैं कि ये स्पॉट रेट है अपना, 1 मंथ का फॉरवर्ड ये है, 2 मंथ का फॉरवर्ड ये है, और ये 3 मंथ का ये फॉरवर्ड है, तो ये सारे क्या है? डिस्काउंटेड है, डिस्काउंट रेट में है, ये सारे डिस्काउंट है, ठीक है। अब अगर इसको कैलकुलेट करने जाएंगे हम लोग कि अगर हम लोग को खरीदना होगा कि ठीक है हम लोग फ्यूचर में एक कॉन्ट्रैक्ट बुक किया, फॉरवर्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक किया, तो क्या करेंगे उसके लिए? $1 इज इक्वल टू 1.2190, क्योंकि बुक कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, बैंक सेल कर रहा है ना कि भाई मुझे चाहिए होगा, मैं बेच नहीं रहा हूं, मुझे चाहिए होगा, कस्टमर के एंड से। तो बैंक क्या किया कि ठीक है ये कोट है आपका, माइनस करेगा क्या? क्यों डिफरेंसेस है, ये एक महीने के बाद इसका जो प्राइस है डिफरेंस है, तो ये डिफरेंसेस जो है डिस्काउंट, ये डिस्काउंट को इसमें माइनस कर लेगा, उसके बाद फाइनल प्राइस ये देगा। यहां तक समझ में आया किसी को? यस सर। वेरी गुड। चलो अब यहाँ पे अगर सेल करना होगा उसको कि अगर मेरे पास डॉलर है, आप डॉलर मैं बेचना चाहता हूं, तो बोला कि ठीक है मैं डॉलर बेचना चाहता हूं, एक महीने के बाद कॉन्ट्रैक्ट बुक किया मैंने, बाय कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, तो उसका जो कोट होगा 1.2180, 1.280 बाय करना है कॉन्ट्रैक्ट को। और उस महीने में नेक्स्ट मंथ में, मतलब एक महीने के बाद, ये 32 है, तो इस 32 को नहीं बाय करना है ना, 180, ये दिस वन बाय करना है, तो उसके बाद ये माइनस हो जाएगा। डिस्काउंट हमेशा माइनस होगा कॉन्ट्रैक्ट के साथ, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के साथ, याद रखना।
डिस्काउंट जब भी रहेगा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के साथ हम लोग माइनस करेंगे, प्रीमियम रहेगा तो ऐड करेंगे। अगर यहाँ पे ये प्रीमियम, जैसे यहाँ पे ये 90 है, 80 है, यहाँ पे 9 कर दूं और यहाँ पे 95 कर दूं, इसका मतलब है कि इसका जो डिफरेंसेस है वो ऐड होगा इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर कोई एक मिनट। कंफ्यूजन? हाँ हाँ, सर एक मिनट, वो सर सेलिंग और बाइंग लिखे थे सर। क्या क्या? सर एक थोड़ा सा बैक कीजिए ना सर। हाँ हाँ, आप बोलिए ना, कर रहा हूँ, बोलिए। सर फ्रंट वाला बाइंग होता है, बैक वाला सेलिंग होता है। ये सर वाला अभी तो मैंने कहा ये बाइंग है, ये सेलिंग है। ये बाइंग है बाबा, जी सर। ये सेलिंग है, ये ठीक है बीट प्राइस है, ये आस्क प्राइस है। सर, नीचे में सेलिंग में उसको क्यों लिए सर? किसको? सेलिंग में सर 1.2180 लिए हैं सर। सेलिंग में कहाँ है? सर 1.2180 लिए हैं सर, यूएस डॉलर। अरे तो सेलिंग ये वन। ये बैंक एंड से ना, यहाँ देखो, यहाँ पे क्या मैंने लिया है, 90 90 क्या लिया है, ये सेलिंग है। अभी क्या है कि कोई कस्टमर बाय करना चाहता तो बैंक क्या करेगा, वो बेचेगा ना उसको, तो बैंक के एंड से ना कोड दे रहा है ना ये। जी अभी जी ये बैंक को ये बाय करना है तो क्या करेगा बैंक, तो बैंक को जाकर के बेचना ना है, तो बैंक तो सेलिंग वाला देगा ना पार्ट। जी, ये बैंकिंग से। ठीक है, जी सर। चलिए। Exchange rate are typically quoted on spot basis. Spot settlement occurs on the second working day after the date of the transaction. ये आ सकता है क्वेश्चन, याद रखना, सेकेंड वर्किंग डे स्पॉट रेट। spot settlement occurs on the second working day after the date of the transaction. Rate for settlement beyond the spot rate are termed as a forward rates. बता दिए हैं कि beyond जो settlement के बाद होता है वो ये सेटलमेंट के बाद होता है स्पॉट रेट का, उसको फॉरवर्ड रेट करते हैं। फॉरवर्ड रेट कंप्रेजेस टू कंपोनेंट्स, स्पॉट रेट, फॉरवर्ड रेट में क्या क्या रहता है, स्पॉट रेट रहता है और फॉरवर्ड पॉइंट्स होता है। ये फॉरवर्ड पॉइंट्स क्या हुआ, फॉरवर्ड पॉइंट जो डिफरेंसेस आया उसको ये फॉरवर्ड पॉइंट्स कहते हैं, चाहे वो डिस्काउंट हो या प्रीमियम हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड पॉइंट्स। ठीक है, जो डिफरेंसेस आया डिस्काउंट में, डिस्काउंट इन टर्म्स ऑफ डिस्काउंट और प्रीमियम, वो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉरवर्ड पॉइंट। क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड पॉइंट, विच रिफ्लेक्ट द इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल फॉर द वैरिंग सेटलमेंट डेट। आइए फिर इसको देखते हैं। अच्छा, ये जो फॉरवर्ड रेट होता है ये चेंजेस होता है ना, कि हर मंथ आपका देखो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आपने अभी लिया, एक मंथ के बाद कुछ और है, उसके एक मंथ बाद कुछ और है, उसके बाद एक साल के कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और है। तो ये जो डिफरेंसेस आ रहा है, ये जो डिफरेंस है इसको बोलते हैं हम लोग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में, वो ज्यादा या कम हो सकता है, लेकिन जो डिफरेंसेस है उसको पर्टिकुलरली हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड पॉइंट। जो स्पॉट रेट से डिफरेंसेस आ रहा है कम या ज्यादा, ये जो कम या ज्यादा आ रहा है ना, ये जो डिफरेंसेस है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड पॉइंट। इस वाले पार्ट को इसको फॉरवर्ड पॉइंट बोलते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट है एक मंथ का तो ये कम है स्पॉट रेट से, ये 2 मंथ का है ये भी कम है स्पॉट रेट से, ये भी 3 मंथ ये भी कम है स्पॉट रेट से। तो ये जो डिफरेंसेस है इसको ही फॉरवर्ड पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब आ जाइए यहाँ पे, ये जो फॉरवर्ड पॉइंट है आखिर ये होता क्यों है, होता है सप्लाई एंड डिमांड के कारण, डिटरमाइंड बाय द बैलेंस ऑफ बायर एंड सेलर, इसके कारण ये आता है। फिर मार्केट एक्सपेक्टेशन है, प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर इवेंट, हो सकता है कि कुछ और हो, कुछ चीजें ऐसी होने वाली हैं यूएस में या कहीं और भी, वहां की करेंसी अप्रिशिएट होगी या करेंसी आपका डिप्रिशिएट होगी, तो उसके कारण भी ये होता है। इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, द रेट डिफरेंशियल बिटवीन द टू ट्रेडेड करेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अभी हम लोग को पढ़ना है। ये इंटरेस्टिंग भी है और इसको पढ़ना है। ये तो फैक्टर हो गया, लेकिन इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसको चलिए देखते हैं। इसको हाँ हम लोग बोलते हैं क्या, आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज किसी को पता है कि आर्बिट्रेज क्या होता है? और एक क्वेश्चन है, हम्म, पूछो।
सर एक क्वेश्चन पूछना था, पूछ लो। हाँ बिल्कुल। तो कुछ एस्केलेशन क्लॉज होता है क्या? क्या? तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एस्केलेशन क्लॉज या फिर नो लॉस? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में मैंने सुना नहीं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एस्केलेशन क्लॉज एक्सकेलेशन। मतलब अगर मैं फ्यूचर इंसिडेंट पता नहीं, अनसर्टेन इवेंट्स है, तो आपकी मैं यहाँ पे आवाज क्लियर कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेना। आ रही है, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ आपको। मतलब बीच में आवाज जो है ना, मतलब योर वॉइस इज ब्रेकिंग, आई एम नॉट एबल टू हेयर यू प्रॉपरली। आपकी आवाज टूट जा रही है। फिर से आप बोलिए, कम अगेन। चैट में डाल दीजिए ना, मैं डाल दूंगा, देख लेता हूँ, ठीक है। अब देखो आर्बिट्रेज, स्पॉट रेट। ये देखो आर्बिट्रेज आपके बुक में मिलेगा, जो आपको समझ में नहीं आएगा। बुक ने देखा है आपका आर्बिट्रेज? इसी तरह से दिया होगा। ये आर्बिट्रेज होता क्या, किसी को एक बार भी कोई किसी को पता है कि आर्बिट्रेज होता क्या है? फॉरेन एक्सचेंज में आर्बिट्रेज होता क्या है? हेलो, किसी को भी पता है? नो। चलिए कोई नहीं। देखो आर्बिट्रेज कब होता है, जैसे अब एक बात बताओ कि यहाँ पे हार्दिक है, ठीक है, या मान लेते हैं यहाँ पे सुहेल है, ठीक है, सुहेल है। इसने कहा कि जो यूरो है, यूरो का इंटरेस्ट रेट 3% है और यूएस इंटरेस्ट रेट है 6%, ठीक है। तो स्पॉट रेट अभी यूरो का है 1 यूरो इज इक्वल टू $1.5 है। मतलब 1 यूरो पे $1.5 मिल रहा है। और अगर इंटरेस्ट देखें तो इंटरेस्ट अभी यूएस इंटरेस्ट रेट है उसी डॉलर पे। आप अगर 1 साल के लिए यूएसडी को रखेंगे तो 6% उसमें मिलेगा, और यूरो को रखेंगे तो 3% मिलेगा। तो सोहेल ने सोचा कि यार यहाँ से तो पैसा आराम से हम लोग कमा सकते हैं। कैसे? तो सोहेल ने क्या किया, सोहेल ने क्या किया कि 100 यूरो उसने क्या किया, 3% इंटरेस्ट पे उठा लिया, ठीक है। अब ये जो 100 यूरो उठाया 3% पे, इसको 1 साल में कितना यूरो देना पड़ेगा वापस? कितना देना पड़ेगा? 3। उस सुहेल ने $100 लिया इंटरेस्ट पे 1 साल के लिए 3% पे। तो वापस उसको कितना करना पड़ेगा 1 साल बाद? 103 से 103 करना होगा 1 साल के बाद, ठीक है। तो ये तो लास्ट में करना है। अभी उसको 100 यूरो मिल गया। इसने जो 100 यूरो का क्या किया, इसने यूएस डॉलर खरीद लिया। इसको कितने डॉलर मिलेंगे? उसने यूएस डॉलर खरीद लिया उस 100 यूरो का, कितने डॉलर मिलेंगे? स्पॉट रेट ये है। 150 हम्म 150 कितना मिलेंगे? 150 सर। वेरी गुड। तो 150 इसने डॉलर उठा लिया। चलिए, अब इस यूएस डॉलर का इस पे इंटरेस्ट कितना है? 6%। 6% है ना। इसने क्या किया, इसका फिक्स डिपॉजिट कर दिया 1 साल के लिए। अब इसको 1 साल के बाद कितना डॉलर मिलेगा? 159। 159 मिल गया। 6%, 15 का 6%, 159। अब ये 1 साल के बाद जब $159 मिला, सपोज ये करते हैं कि स्पॉट रेट चेंज नहीं हुआ अगले साल, ये सेम है,
हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि स्पॉट रेट में कोई चेंजेस नहीं आया। अब ये जो $159 मिला इसको, ठीक है, अब उसको देना कितना डॉलर है? जो इंटरेस्ट पे उठाया था, कितना डॉलर देना है? ये वापस से ये जो 3 यूरो है, अब इसको आप यूरो में कन्वर्ट करोगे, कितना यूरो आएगा? 106। 106 आ जाएगा यूरो। इसको Yes. बेनिफिट कितने यूरो का हुआ? 3 यूरो। ये जो 3 यूरो का बेनिफिट हुआ, इसको बिना कुछ किए, तो इसको ही आर्बिट्रेज कहते हैं। क्लियर? इसको जो बेनिफिट $3 का हुआ, इसको ही हम लोग आर्बिट्रेज कहते हैं। एनी कंफ्यूजन? नो सर। नो क्लियर? अमरीक क्लियर? यस सर। ठीक है। अब देखो कि यार ऐसा है कि अगर मान लेते हैं कि अगर ये इतना आसान है तो सब तो यही करने लगेंगे। ये कभी कभी ऐसा सिनारियो आता है कि आर्बिट्रेज आपको मिल जाता है। मोस्टली मार्केट जो पैक्ड मार्केट होते हैं, कंप्लीट मार्केट होते हैं जो बिल्कुल, तो उसमें ये वाले जो आर्बिट्रेज है ना, उसको आने नहीं देते हैं। अगर ये आ गया तो इसको बचने के लिए ही फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, फॉरवर्ड रेट है। तो ये लोग क्या करते हैं कि ये 1.50 है, इसको आप इससे यहाँ पे 1 यूरो का दाम कितना हो गया? यहाँ पे रुको, अब मुझे बताओ कि 159 डिवाइडेड बाई 103 ये आया। एक साल में आपने यूरो इतना इन्वेस्ट किया, आपको इतना डॉलर मिल गया, ये यूरो है। अब इसको आप अगर डिवाइड करोगे, ये जो डिवाइड करके कितना आएगा एक बार कैलकुलेट करके बताना तो। 159 1.5436 1.5436 ये आपका फॉरवर्ड रेट हो जाएगा अगले साल के लिए, एक साल के लिए। उससे बचने के लिए ही फॉरवर्ड रेट हम लोग निकालते हैं कि ये नहीं आए, इसीलिए फॉरवर्ड रेट हम लोग का अभी कहा ना, ये वाले पार्ट को मैंने कहा ना कि ये देखो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, इसके कारण क्या आता है? फॉरवर्ड पॉइंट इसी कारण से आता है, इसको ही कैलकुलेट करके। क्लियर हो गया? यस सर। वेरी गुड। चलो ये हो गया। अब आ जाओ एक और नई चीज है, कैलकुलेशन ऑफ फॉरवर्ड पॉइंट। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? देखो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है कि आपको कुछ चीजें दी रहेंगी, ये क्वेश्चन आएगा, स्पॉट रेट दिया रहेगा, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल दिया रहेगा, कोई एक कंपोनेंट, इसमें कोई एक वेरिएबल आपको फाइंड करना है। ठीक है, इसमें से जितने भी नंबर्स हैं, जैसे स्पॉट, इस वाले क्वेश्चंस में बोला गया है कि कैलकुलेट द फॉरवर्ड पॉइंट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे स्पॉट रेट कितना है? 1.5। इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल कितना है? 4% है। फॉरवर्ड पीरियड कितना है? 120 है। नंबर ऑफ डेज इन ईयर कितना है? 360 है, दिया हुआ है। तो आपको निकालना क्या है? फॉरवर्ड पॉइंट निकालना है। तो फॉरवर्ड पॉइंट इज इक्वल टू स्पॉट रेट। स्पॉट रेट कितना है? यहाँ पे आप डालो 1.5। ठीक है, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल कितना है? 0.04, 4% है। फॉरवर्ड पीरियड कितना है? 120 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 360 होगा। क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? देखो फॉरवर्ड पॉइंट को निकालने का फॉर्मूला है, इसको याद रखना पड़ेगा, स्पॉट रेट इंटू इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल इंटू फॉरवर्ड पीरियड डिवाइडेड बाय 100 इंटू नंबर ऑफ डेज इन ईयर। तो आप 360 या 365 वो दिया रहेगा, 365 होगा तो यहाँ 365 लेना है। क्वेश्चन कभी भी रहेगा तो नंबर ऑफ डेज दिया रहेगा। यहां तक क्लियर? यस सर। कोई कंफ्यूजन किसी को इसको सॉल्व करने में, समझने में? नो सर।
ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं कि अच्छा एक बात बताओ कि फॉरवर्ड पॉइंट तो निकाल लिया, लेकिन अगर ये नहीं दिया हुआ है, सपोज करो कि ये नहीं दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है और फॉरवर्ड पॉइंट आपका दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट रेट निकल जाएगा, जी निकल जाएगा ना। तो Yes, यहाँ पे ये क्वेश्चन आप मेरे लिए सॉल्व कीजिएगा, ये 2 क्वेश्चन मार करके स्क्रीनशॉट मैंने दिया, इसको सॉल्व करके आप मुझे दीजिए। इसमें आपको क्या निकालना है, इसमें आपको निकालना है इंटरेस्ट रेट। वहां पे मैंने क्या बोला था, फॉरवर्ड पॉइंट। फॉरवर्ड पॉइंट आप जब उसमें यहाँ पे दिया हुआ है फॉरवर्ड पॉइंट, और आप इसमें इंटरेस्ट रेट निकालेंगे, ठीक है, समझ में आया, क्लियर? मार लिया स्क्रीनशॉट? नहीं सर। मार लीजिए। हो गया? कोई एक ग्रुप में डाल दो ना स्क्रीनशॉट मार करके। हो गया? चलिए, ये पूरा फॉरेन एक्सचेंज आपका फिनिश हो गया। इसमें अब समझने के लिए आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत है। कोई और क्वेरी, कोई भी चीज? देखो, एक चीज मैंने आपको पहले भी बोला था कि अब जरा देख लो, मैंने पहले क्या है, एक्सक्लेशन क्लॉज इन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू अनसर्टेनिटी दिस माइट डिफरेंस ऑफ ह्यूज पॉइंट इन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, हो सकता है हार्दिक, लेकिन आप जैसे एक्सक्लेशन क्लॉज की बात करें ना, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। एक्सक्लेशन क्लॉज के अलावा आप क्या, कौन से पार्ट के लिए आप इसको समझना है या कैलकुलेशन पार्ट के लिए समझ रहे हैं, इसको समझना होगा पहले, ठीक है। जैसे नॉर्मली समझना था, जैसे कि मेरे को अनसर्टेनिटीज है, देखो, तो कोई लोग एक्सक्लेशन अभी से बाय कर लेंगे एक्सक्लेशन या फिर। एक्सक्लेशन एक्सक्लेशन क्लॉज जो क्लॉज है, वो आप किस किस सेंस में बोल रहे हो, कौन सा एक्सक्लेशन क्लॉज की बात कर रहे हो आप? जैसे कि मेरे को अभी पता चला कि आगे का भाव जाके डॉलर का भाव कम गिरने वाला है, हम्म, तो मैं अभी यहाँ से सेल कर दूंगा, बाद में करूंगा। हाँ कर सकते हैं, अभी सेल तो कर लो, इसमें बाद में बाय। फॉरवर्ड तो इसमें हाँ, फॉरवर्ड का लगा के रखा है। लगा के रख सकते हैं, हाँ, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लगा के रख लो। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट तब भी वो करेंगे ना, लेकिन तभी भी एस्केलेशन हो सकता है ना, फॉरवर्ड में भी हाँ, चेंजेस आ सकते हैं। नहीं नहीं, आपने जब कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो फिर क्या, वो तो फिक्स है, आपको नहीं देना पड़ेगा, फिर क्यों तो अगर आएगा? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में मुझे नुकसान हो रही रहेगी, मार्केट में कम भाव चलता रहेगा, तो आप मार्केट में कम भाव चलेगा तो आप बेच दीजिए, बेच करके निकल जाइए। मार्केट में सस्ता मिलता रहेगा मेरे को, तो बैंक से क्यों खरीदूं? मैं वैसा बोलना चाहता हूँ। नहीं नहीं, आप ये बोल रहे हैं कि अभी आपने बेच दिया है और बाद में आप खरीदेंगे, यही बोल रहे हैं ना? तो मेरे पास अभी मेरे पास डॉलर पर है, हम्म, मैंने एस्केलेशन क्लॉज किया कि 2 महीने के बाद मैं बेचूंगा बैंक के पास, ठीक है, तो भी उन लोग मेरे को डिस्काउंट में लेंगे थोड़ा। हाँ बिल्कुल, ठीक है, मैं उन्हें डिस्काउंट वाला प्राइस दे दिए, लेकिन जब ठीक, मैं मार्केट में जाता हूँ 2 महीने के पास, तभी हम्म, भाव ज्यादा रहता है, हम्म, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ के वहां पे बेच सकता हूँ। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, यू हैव एन ऑप्शन। तो लोग तभी डिफरेंस देते हैं क्या, मतलब बैंक वाले, बैंक वाले कि क्यों नहीं फॉरवर्ड देंगे? में चेंज है, मार्केट में ये तो अलग है, तो फिर एडवांटेज है कस्टमर को, वो तो देंगे ही ना, जो डिफरेंसेस आएगा तो वो तो देंगे एक बार मतलब अगर। ऑटोमेटिक एडजस्ट होएगा बाद में, इवन दो इट इज कॉन्ट्रैक्ट और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, तो वो तब फॉरवर्ड भी कॉन्ट्रैक्ट। देंगे। ओके। चलिए, और बताइए, ये सेशन मैंने फॉरेन एक्सचेंज का पूरा खत्म कर लिया, अब आप बताइए कि कैसा रहा सेशन, और बताइए। सब बहुत बढ़िया था। हाँ, एक चीज मुझे नहीं समझ में आता है कि आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करते ग्रुप में। मैं इतनी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, और मैं चाहता हूँ हमेशा, पता है क्या, मैं ये सोचता हूँ कि आपको कैसे मैं समझाऊं कि बहुत इजीएस्ट वे में सारी चीजें समझ में आ जाए। बुक आप पढ़ोगे तो बिल्कुल बहुत मेहनत लगेगा, समझ में नहीं आएगा। मैं कोशिश ये करता हूँ कि इसको कैसे कंसाइज रखे और कैसे एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊं।
मैं चाहता हूं कि आप सारे लोग जो भी क्लास अटेंड कर रहे हो आप क्रैक करो एग्जाम, लेकिन आप लोगों की तरफ से मुझे सपोर्ट नहीं मिलता है। कल के जो इवेंट थे, कल मैंने उसमें करीब करीब मेरा खुद का हाफ एन आवर या 1 आवर लगा उसको शेड्यूल करने में। सारे को मैंने पूरी टीम को लगा रखा था कि आप एक काम करो, ऐसे करो, वैसे करो, सारे बच्चे देंगे उसमें। लेकिन आप लोग अगर पार्टी, आप लोग वोट भी करते हो कि हाँ मैं कंफर्टेबल हूँ इस वक्त, उसके बाद कोई जाता भी नहीं है वहां पे, तो वो एक प्रॉब्लम हो जाता है। तो अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा, बताओ बताओ। सर 4 बजे का शेड्यूल थोड़ा सर। नहीं तो आप लिख दो ना 4 बजे का, मैंने तो लिखा था, आप वहीं पे लिख देते कि सर 4 बजे पॉसिबल नहीं है। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं कोई टाइम फिक्स नहीं करना चाहता हूँ। आई एम नॉट इन द मतलब आई एम फोर्सिंग यू, या आई एम नॉट ना गिविंग यू अ बाउंडेशन दैट यू हैव टू बी अपेयर। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप एक ऐसे टाइम में देखो, ये जो रैपिड आपका राउंड है ना, ये बहुत बेनिफिशियल होगा। ये बहुत बेनिफिशियल होगा कि आपको अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तुरंत आप रेफर करोगे, अरे ये तो मैंने पढ़ा था, अरे मुझे नहीं याद आ रहा है। तो ये जो है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आपके माइंड में रहेगा। तो ये अगर आप कर रहे हो तो किस वक्त किया जाए, बताओ आप कि किस वक्त कंफर्टेबल हो, सारे लोग रहेंगे अवेलेबल। सर क्लास से आधा घंटा पहले। क्लास से आधा घंटा पहले पॉसिबल है? हो जाएगा? 8 बजे जी। लगा दूं? जी सर, जी सर। सारे लोग तैयार हैं? अभी जी बोल रहे हैं, फिर कल कोई ग्रुप में शांत रहेगा, शांति। नहीं सर, मैं 8 बजे आ जाऊंगा। ठीक है, हार्दिक, अमरिक, चिराग, कौन से गोपाल, प्लेटफॉर्म पे? कौशिक, बताइए। सारे लोग तैयार है? तो एक काम करते ना,